दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2023 की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था परिकल्पना। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि की बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्रथम प्रकार की त्रुटि। ये प्रथम प्रकार की त्रुटि होती क्या दोस्त, इसको समझेंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाता है टाइप एरर 1 और टाइप एरर 2, यानी इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी मिलेगा। देखो समझना थोड़ा, इसका क्या अर्थ होता है। देखो, जब एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय जब एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय विकल्प परिकल्पना और जिसको दोस्तों मैंने आपको बताया था H1 को स्वीकार करता है तथा शून्य परिकल्पना को क्या बताया था, H0 को अस्वीकार करता है। वो कौन सी त्रुटि कहलाती है, हमारी टाइप एरर 1 कहलाती है। अब समझने वाली बात एक और होगी जब हम दोनों को समझेंगे। यहां पर नोट डाल के हम ये लिख लेंगे, प्रथम प्रकार की त्रुटि तब होती है जब एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को गलत होने पर निरस्त कर देता है। समझ में आ रहा है। अब टाइप एरर 2 को भी समझ लेते हैं, यानी 2 वाली को समझ लेते हैं, फिर पूरी तरह से आपके समझ में आ जाएगी। अब दूसरी जो हम पढ़ेंगे वो द्वितीय प्रकार की त्रुटि पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइप एरर 2। समझना, जब शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जिसको क्या बोला जाता, H0 शून्य परिकल्पना की पुष्टि न होने पर भी
उसको स्वीकार कर लेता है। उसको स्वीकार कर लेता है। कौन सी त्रुटि कहलाएगी? द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहलाएगी। थोड़ा समझेंगे नोट डाल के, एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहें। और मैं ये वाली बात बोलता हूं, मेरी वीडियो को चाहे एक लोग देखे, वो लोग एक भी कमेंट करके जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो आपको सूटेबल लग रहा हो, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो नेगेटिव करिए, जिससे मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को और सुधारूं। लेकिन प्लीज कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोट, जब शून्य परिकल्पना के गलत होने पर भी, शून्य परिकल्पना के गलत होने पर भी, उसको स्वीकार किया जाता है। उसको स्वीकार किया जाता है। वो कौन सी त्रुटि कहलाती है? द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहलाती है। समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, दोनों मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ाई है और दोनों में से एक कंपलसरी हर बार पेपर में आती। अब बैठना। अब बात यहां पर ये हो रही है दोस्त कि जब शोधकर्ता शोध कार्य करेगा, तो मैंने आपको कल भी बताया था जब परिकल्पना के वीडियो बना रहा था कि मुख्य रूप से परिकल्पना दो प्रकार की होती है, एक होती है विकल्प परिकल्पना और एक होती है शून्य परिकल्पना। अब मान लीजिए यहां पर जब हम नोट डाल के पढ़ेंगे तो परिकल्पना का जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसमें पहले नंबर पर आती है शून्य परिकल्पना, जिसका मैंने सिंबल बताया था H0, जबकि दूसरे नंबर पर आती है विकल्प परिकल्पना। और इसका जो सिंबल मैंने बताया था H1 बताया था। और मैंने आपको यह वाला पॉइंट लिख के दिखाया था कि जब एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय जब शून्य परिकल्पना को स्वीकार करेगा, देखो ये हमारी शून्य परिकल्पना है और ये हमारी विकल्प परिकल्पना है। ये कौन सी है? विकल्प परिकल्पना। समझना, जब एक शोधकर्ता इस शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर रहा है, जब शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर रहा है वो, तो फिर विकल्प परिकल्पना को क्या करेगा? अस्वीकार करेगा। क्या करेगा? अस्वीकार करेगा। यानी जब शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट करेगा तो विकल्प परिकल्पना को हटा देगा। लेकिन जब हम इधर से पढ़ेंगे तो विकल्प परिकल्पना को अगर वो दोस्त स्वीकार कर रहा है तो शून्य परिकल्पना को क्या करेगा? अस्वीकार करेगा। अब ये वाली बात यहां पर स्वीकार और अस्वीकार होने के बाद कौन सी त्रुटि बन चुकी है? प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि बन चुकी है। कि प्रथम प्रकार की त्रुटि कब होती है और द्वितीय प्रकार की त्रुटि कब होती है? टाइप एरर 1 कब होता है और टाइप एरर 2 कब होता है? दो परिकल्पनाओं को नंबर किया जाए H1 और H0। अब पहली बार मैंने आपको बताया कि प्रथम प्रकार की त्रुटि में दोस्त क्या होता है, तो मैंने आपको यह वाली बातें बताई। जब शोधकर्ता शोध कार्य करते समय कौन सी परिकल्पना को? विकल्प परिकल्पना को क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। जब विकल्प परिकल्पना को स्वीकार कर रहा है तो शून्य परिकल्पना को क्या कर रहा है? अस्वीकार कर रहा है। तो कौन सी त्रुटि कहला रही है? तो आपको बताना है प्रथम प्रकार की त्रुटि कहला रही है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी
टाइप एरर 1 है या प्रथम प्रकार की त्रुटि है। तो आपको बताना है कि जब शोधकर्ता एक शोध कार्य करता है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है गलत होने पर, यानी गलत होने पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है, प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाती है। यहां पर एक और वे में हम थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समझना, नोट डाल के, नोट डाल के। जब शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को गलत होने पर अस्वीकार करता है, गलत होने पर उसको अस्वीकार कर रहा है, प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाती है। एक ऑप्शन में यह भी आएगा कि जब शोधकर्ता शोध कार्य करते समय शून्य परिकल्पना को सही होने पर भी अस्वीकार कर रहा है तो कोई त्रुटि नहीं है, समझना, कोई त्रुटि नहीं है। प्रथम प्रकार की त्रुटि दोस्त तब होगी जब शून्य परिकल्पना गलत है, तब जाकर उसको रिजेक्ट किया गया है, और विकल्प परिकल्पना सही है तब जाकर उसको एक्सेप्ट किया गया है। कौन सी त्रुटि कहला रही है? प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाती है। लेकिन देखो दोबारा समझा, मैंने यहां पर 3 तरीके से प्रथम प्रकार की त्रुटि को लिखा है। अब इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपका मालिक कौन है वो मुझे खुद नहीं पता। प्रथम प्रकार की त्रुटि को मैंने 3 तरीके से समझा दिया है, और तीनों तरीके से अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप मुझसे कह देना। बस पढ़ाई ईमानदारी से कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। देखो मैंने पहले लिखा है, जब शोधकर्ता शोध कार्य करते समय विकल्प परिकल्पना H1 को स्वीकार करे और शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दे, कौन सी त्रुटि कहलाती है? प्रथम प्रकार की त्रुटि। एक ये वाला डायग्राम बनाया था और एक ये वाला डायग्राम बनाया था। अब दूसरा वाला डायग्राम ये बनाया था कि जब मैंने विकल्प परिकल्पना को स्वीकार कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो नल हाइपोथेसिस को क्या करूंगा? रिजेक्ट करूंगा। मैंने आपको कल भी ये वाली बात बहुत अच्छे से बताई थी। दूसरे में मैंने आपको यह बताया कि जब प्रथम प्रकार की त्रुटि तब होती है जब एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को क्या करता है? गलत होने पर, यह वाली बात यहां पर भी लिख दी है, निरस्त करता है। निरस्त मीन्स अस्वीकार करता है। मान लीजिए मैं किसी भी क्षेत्र में किसी भी समस्या का समाधान कर रहा हूं, और उस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे 2 प्रकार की परिकल्पनाओं की जरूरत है, विकल्प और शून्य। मैंने देखा कि विकल्प परिकल्पना सही है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और शून्य परिकल्पना गलत है, उसको अस्वीकार कर दिया। तो कौन सी त्रुटि कहलाएगी? प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाएगी, टाइप एरर 1। अब इधर लिखा है मैंने, जब शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को गलत होने पर भी क्या कर रहा है? अस्वीकार कर रहा है, तो कौन सी त्रुटि कहला रही है? टाइप एरर 1, यानी प्रथम प्रकार की त्रुटि कहला रही है। प्रथम प्रकार की त्रुटि क्लियर कर दी है, गलत होने के पूरे पूरे चांस नहीं है, देख लेना। अब आते हैं हम द्वितीय प्रकार की त्रुटि। द्वितीय प्रकार की त्रुटि में मैंने क्या बोला? जब शोधकर्ता शून्य परिकल्पना, अब शून्य परिकल्पना क्या होती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, H0 इसका सिंबल मैं कल वाली वीडियो में बता चुका हूं कि पुष्टि न होने पर भी, पुष्टि न होने का मतलब यह होता है कि गलत है। जब शोधकर्ता शोध कार्य करते समय शून्य परिकल्पना गलत है, उसके बाद भी उसको एक्सेप्ट कर ले, कौन सी त्रुटि कहलाएगी? द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहलाएगी। थोड़ा समझे इधर और अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा, जब शोधकर्ता शून्य परिकल्पना के गलत होने पर भी उसको स्वीकार करता है, कौन सी कहलाती है? टाइप
एरर 2, ये कौन सी थी? टाइप एरर 1। सारी की सारी दोनों त्रुटियों पर एक ही परिकल्पना की बात हो रही है, शून्य परिकल्पना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जब यहां पर हम टाइप 1 और टाइप 2 की बात कर रहे हैं, टाइप एरर 1, टाइप एरर 2, जब इन दोनों की बात कर रहे हैं कि शून्य परिकल्पना, विकल्प परिकल्पना, जब ये दो परिकल्पना बनने के बाद दो प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो रही है, और त्रुटि उत्पन्न हो रही है कौन कौन सी? टाइप एरर और टाइप एरर 1 और टाइप एरर 2। लेकिन इन दोनों की जो भी उत्पत्ति हो रही है दोस्तों, वो एक ही परिकल्पना से हो रही है। किस परिकल्पना से हो रही है? शून्य परिकल्पना से हो रही है। यानी जो कुछ भी उत्पत्ति होगी टाइप एरर 1 और टाइप एरर 2, प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि, इन दोनों का उत्पत्ति होना, इन दोनों का जन्म होना, वो सिर्फ एक ही परिकल्पना पर निर्धारित कर रहा है। अब देखो, मैं एक लाइन में आपको बता दूंगा, शून्य परिकल्पना, यहां पर विकल्प परिकल्पना का कोई रोल नहीं है। विकल्प परिकल्पना का तो कोई रोल इसमें है ही नहीं दोस्तों। जब भी टाइप एरर 1 प्रकट होगी तब भी शून्य परिकल्पना की बात होगी, टाइप एरर 2 जब भी उत्पत्ति होगी तब भी शून्य परिकल्पना की बात होगी। अब समझना क्या है, जब शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को यह पहचान ले कि भैया वो गलत है, मैं ना एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो कौन सी त्रुटि कहलाएगी? प्रथम प्रकार की त्रुटि। यानी अगर आपको यह पता चल गया कि यह वस्तु खराब है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट मत करो, प्रथम प्रकार की त्रुटि। शून्य परिकल्पना को यह सही साबित होती है कि यह बिल्कुल गलत है, उसके बाद उसे रिजेक्ट कर देना। शून्य परिकल्पना की जांच करते हुए यह पता लग जाए कि शून्य परिकल्पना गलत है तो उसको रिजेक्ट कर देना प्रथम प्रकार की त्रुटि है। समझ में आया? नहीं समझ? दोबारा समझ। आपके सामने कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु में कुछ कमी है। अब वो कमी आपको पता लग जाए कि इस वस्तु में ये वाली कमी है, अब उस कमी को ध्यान में रखकर आप उस वस्तु को एक्सेप्ट मत करिए। कौन सी त्रुटि कहला रही है? प्रथम प्रकार की त्रुटि। शून्य परिकल्पना की पता लग गया कि ये जो कल्पना है वो गलत है, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देना, उसको निरस्त कर देना, उसको अस्वीकार कर लेना, प्रथम प्रकार की त्रुटि। लेकिन द्वितीय प्रकार की त्रुटि जी कहलाएगी कि हमें पता है कि इस वस्तु में कमी है, ये गलत है, उसके बाद लाओ भैया हम एक्सेप्ट करेंगे इसे। द्वितीय प्रकार की त्रुटि मेरे दोस्तों तब होती है जब एक शोधकर्ता को इस बात का पता लग जाए कि शून्य परिकल्पना गलत है, उसके बाद भी उसको स्वीकार कर लेना, द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहलाती है। प्रथम प्रकार की त्रुटि तब कहलाती है जब शोधकर्ता शोध कार्य करते समय उसको यह पता लग जाए कि यह परिकल्पना गलत है तो इसको रिजेक्ट कर दो। लेकिन दोनों त्रुटियों में बात एक ही की हो रही है। कौन सी की हो रही है? शून्य परिकल्पना की बात हो रही है। प्रथम प्रकार की त्रुटि क्लियर हुई, द्वितीय प्रकार की त्रुटि क्लियर हुई। फिर एक बार और समझ लो, मान लीजिए शून्य परिकल्पना है, हमें पता लग गया कि ये परिकल्पना भैया गलत है, उसको रिजेक्ट कर दो। कौन सी त्रुटि कहलाएगी? प्रथम प्रकार की। द्वितीय प्रकार की में क्या होगा कि शून्य परिकल्पना का पता लग गया कि ये परिकल्पना गलत है, उसके बाद भी उसे स्वीकार कर लो, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी? द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहलाएगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पुच्छ परीक्षण और दुपुच्छ परीक्षण। अब एक पुच्छ परीक्षण और दुपुच्छ परीक्षण इधर ही पढ़ लेते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक होता है 1 टेल टेस्ट होता है, एक 2 टेल टेस्ट होता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एक पुच्छ परीक्षण।
इसको बोलते हैं इंग्लिश में वन टेल्ड टेस्ट। देखिए ये क्या होता है, जब एक शोधकर्ता परिकल्पना का निर्माण करते समय परिकल्पना का निर्माण करते समय परिकल्पना के मध्यमान अंतर पर ध्यान देता है। मध्यमान अंतर के ऋणात्मक और धनात्मक मध्यमान के ऋणात्मक एवं धनात्मक अंतर पर ध्यान देता है तथा जिसमें दिशात्मकता पाई जाती है। दिशात्मकता पाई, वो कौन सा कहलाता है, हमारा एक पुच्छीय परीक्षण कहलाता है। दूसरे की बात करें दोस्तों, वो कहलाता है द्विपक्षीय परीक्षण। इसको बोलते हैं टू टेल्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, जब एक शोधकर्ता परिकल्पना का निर्माण करते समय परिकल्पना का निर्माण करते समय परिकल्पना के मध्यमान पर ध्यान नहीं देता है, किसी का मध्यमान ज़्यादा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, तो किसी का ऋणात्मक में, तथा जिसमें दिशा का अभाव पाया जाता है, वो कौन सा कहलाता है, हमारा टू टेल्ड परीक्षण यानी द्विपक्षीय परीक्षण कहलाता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा परीक्षण है जिसमें दिशात्मकता पाई जाती, तो आपको बता देना वनपुच्छीय परीक्षण। जिसमें दिशा का अभाव पाया जाता है, जिसमें दिशा का अभाव पाया जाता है वो कौन सा परीक्षण कहलाता है, वो कहलाता है द्विपक्षीय परीक्षण कहलाता है। देखो समझना, एक एक लाइन में समझा दूंगा। मान लीजिए ये परिकल्पना है,
अब इस परिकल्पना का ये मान है। अब किसका मान ज़्यादा है और किसका मान कम है ये क्लियर पता हो, ये मान का सही सही ज्ञान होगा और उस मान को सही दिशा में ले जाया जाएगा, वो कौन सा परीक्षण कहलाएगा? एक पुच्छ परीक्षण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? एक पुच्छ परीक्षण कहलाएगा। देखो, इस एक पुच्छ परीक्षण का जो सिंबल होता है मेरे दोस्तों HB होता है और दुपुच्छ परीक्षण का जो सिंबल होता है वो होता है एक HV। ठीक है, एक पुच्छ परीक्षण को HB के नाम से संबोधित करते हैं और एक दुपुच्छ को HA का। लेकिन जब दुपुच्छ परीक्षण की बात होगी और ये परिकल्पना का निर्माण होगा तो इसका जो मान है उसका हमें सही सही ज्ञान नहीं पता होगा। हो सकता किसी का मध्यमान का अंतर कम ऋणात्मक ही ज़्यादा और ऋणात्मक ही होता रहे, किसी का धनात्मक ही होता रहे। यानी जब एक शोधकर्ता परिकल्पना का निर्माण करते समय परिकल्पना के मध्यमान के ऋणात्मक और धनात्मक अंतर पर ध्यान देता है। मैं ये देख के चलता हूँ कि मैं जो परिकल्पना बना रहा हूँ वो परिकल्पना सच में शोध से संबंधित है या नहीं। शोध से संबंधित तो होनी चाहिए, तभी मैं उस परिकल्पना का एक्सेप्ट करूंगा, उस परिकल्पना को अपनी सोच समस्या में लूंगा। तो वो कौन सा परीक्षण कहलाएगा? एक पुच्छ परीक्षण। कहते हैं ना कि अनुमान बहुत सारे लगेंगे, लेकिन उस अनुमान में से हम उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे जो शोध समस्या से संबंधित होंगे और जिनको दिशा दी जा सके, जिनको दिशा दी जा सके। यानी हमने डाटा इतना कलेक्ट कर लिया लेकिन उसमें से हमें सिर्फ इतना डाटा लग रहा है कि ये डाटा समस्या से संबंधित है, बाकी सबको हटा देंगे, इतने को रख लेंगे, क्योंकि उसमें से जो डाटा लिया गया उन सबको दिशा दी जा सके, वो एक पुच्छ परीक्षण कहलाता है। और इस एक पुच्छ परीक्षण को किससे संबोधित करते हैं? HB से संबोधित करते हैं। जबकि दुपुच्छ परीक्षण क्या कहलाता है कि परिकल्पना का निर्माण करते समय परिकल्पना मध्याह्न पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्सेप्ट कर ले, पहले अनुमान लगा ले रहे, कोई ना कोई तो फिट बैठेगी, हमने इतना सारा डाटा कलेक्ट कर लिया और सारे को स्वीकार कर लिया। ये ना देखा कि इसमें से सारा मान कुछ नेगेटिव में ले जाएगा, कुछ पॉजिटिव में, कछ ना। हमें ये ना पता कि कोई भी जामे जो हमने कल्पना की वो वास्तव में समस्या से संबंधित है या नहीं। यानी क्योंकि इसमें किसका अभाव पाया जा रहा है? दिशा का अभाव पाया जा रहा है। कछु ना पता चल रही भैया मेरे कि ये जो कल्पना करी सच में समस्या संबंधित है ही ना, सच में ये सही दिशा में लेके जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन इस वाले में जो भी कल्पना की जाएगी वो समस्या से संबंधित होगी। अब इनके मान की बात करते हैं कि परिकल्पना का मान कितना होता है, एक पुच्छ परीक्षण का मान कितना होता है और दो पुच्छ परीक्षण का मान कितना होता है। तो एक पुच्छ परीक्षण दो पुच्छड़ी का मान की बात करें दोस्तों तो हम इधर लिखते हैं और ये आपको इम्पोर्टेंट भी समझना है। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, अगर हम HB की बात करेंगे और HA की बात करेंगे तो जो दुपुच्छ परीक्षण है और जो एक पुच्छ परीक्षण उसका मान 0.5 से लेकर 0.1 तक होगा और इसका जो मान हो 0.1 से लेकर 0.2 तक होगा। देखो अब 0.5 और 0.1 का मतलब क्या होता है? जब 0.5 का मतलब की बात करते हैं दोस्तों तो इसका मतलब होता है 95% जो परीक्षण है वो परिकल्पना के अंदर है, 95% परिकल्पना के अंदर है। जब 0.1 की बात हो रही तो 99% ये इस परिकल्पना के अंदर है।